नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज प्रबंध की 26वीं क्लास है और इस 26वीं क्लास में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे नियुक्तिकरण पर। चूंकि प्रबंधन का यह एक तत्व है ना। प्रबंधन का एक तत्व है, एक कह सकते हैं प्रबंधन का एक अंग है। तो प्रबंधन के यही अंगों की जो अपन चर्चा है या इन्हीं विषयों की जो चर्चा है वो जब से कर रहे हैं 21वीं क्लास से अगर देखा जाए तो अपन ने सबसे पहले प्रबंध की तत्व और उसकी जो प्रकृति थी उस पर चर्चा की। फिर हम विमुद्रीकरण व्यवसायीकरण पर आए। फिर हमने देखा हम नियोजन पर आए, नियोजन के बाद हम संगठन पर आए और अब नियुक्तिकरण पर चर्चा है। इसके पहली वाली जो क्लास है उनको देख लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, क्लास 9 से लेकर क्लास 20 तक, क्लास 9 से लेकर 20 तक में जितनी भी क्लास हैं उसमें मिक्सड क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है, उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। और 8 से पहले वाली जो क्लासें हैं उन क्लासों में ये बताया गया है कि प्रश्न की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है, प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, है ना। तो उनको भी आप लोग देख लीजिएगा, वहां से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए अपन क्लास को चालू करते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त करना हो तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया गया है, वहां से आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। इसकी पीडीएफ तो प्राप्त होगी ही, साथ साथ में पटवारी से रिलेटेड, व्यापम से रिलेटेड जितनी भी सब्जेक्ट हैं उन सब में जो जो महत्वपूर्ण है या पूछा जाता है या जिसकी भी चर्चा होती है उसकी पीडीएफ उसमें पहुंच जाती है। तो आप लोग टेलीग्राम से जरूर 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 जुड़ जाएं। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, ताकि जल्दी से नोटिफिकेशन आपके पास में आता रहे और आप बार बार क्लासों को देखते रहें। चलिए दोस्तों, चालू करते हैं। अब देखिए, नियुक्तिकरण किसका एक अंग होता है, तो मानव संसाधन प्रबंधन का। शुरुआत में ही अपन ने बताया है ना। चाहे हम संगठन की बात कर लें, चाहे नियोजन की बात कर लें, ये सभी एक तरीके से प्रबंध के अंग होते हैं, है ना। चलिए, नियुक्तिकरण किसका एक अंग होता है, तो मानव संसाधन प्रबंधन का। बिल्कुल एकदम सरल सा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं। नियुक्तिकरण का संबंध किससे होता है, अब यहां से आप लोग समझना चालू करिएगा। मानवीय घटकों से। किससे होता है दोस्तों, मानवीय घटकों से। वहीं पर वो ऑप्शन में दूसरा कुछ डाल देगा, पर आपको क्या लगाना है, मानवीय घटक। इसी से रिलेटेड या इससे जुड़े हुए अन्य ऑप्शन वहां डाल सकता है। तो यह मानवीय घटनाओं से, मानवीय घटकों से संबंधित होता है। नियुक्तिकरण उचित होता है छोटे संगठनों के लिए। नियुक्तिकरण किन के लिए होता है, छोटे संगठन के लिए। ये भी याद रखिएगा, प्रश्न आता है नियुक्तिकरण किसके लिए उचित होता है, तो ऑप्शन देगा वो छोटी संगठनों के लिए, बड़े संगठनों के लिए, ए और बी दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या लगाएंगे, छोटे संगठनों के लिए। नियुक्तिकरण की विशेषताओं में क्या सम्मिलित नहीं होता, तो यह एक जटिल प्रक्रिया नहीं है। नियुक्तिकरण की यदि हम बात करें तो यह जटिल प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, इस लाइन को समझने में आपको अगर दिक्कत हो रही हो तो फिर से इसको समझिए कि नियुक्तिकरण की विशेषताओं में, जो नियुक्तिकरण की विशेषताएं हैं उनमें क्या सम्मिलित नहीं है। तो ये दरअसल जटिल प्रक्रिया नहीं है, मतलब नॉर्मल प्रक्रिया है, सरल प्रक्रिया है। और एक बार जो प्रक्रिया होती है वही की वही दोहराई जाती है, कुछ थोड़े बहुत परिवर्तनों के बाद, यदि आवश्यकता है तब। इसीलिए इसको जटिल प्रक्रिया नहीं कहा गया है। नियुक्तिकरण आवश्यक क्यों है दोस्तों, देखिए ये है, नियुक्तिकरण क्यों आवश्यक है, जीवन स्तर में सुधार हेतु, उद्देश्य की प्राप्ति हेतु और उपक्रम को निरंतर जीवित रखने हेतु। बिल्कुल, जीवन स्तर में सुधार हेतु। यदि जब नियुक्तिकरण होगी, नियुक्तिकरण अगर हम करेंगे, जैसे नियुक्तिकरण ये भर्ती का एक वो है, तो उसमें जीवन स्तर में सुधार होगा। उद्देश्य की प्राप्ति, भाई उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही तो नियुक्तिकरण करते हैं कि भैया ऐसे ऐसे बंदे आ जाएंगे, ऐसे ऐसे व्यक्ति आ जाएंगे, जिसके कारण हमारे जो नियुक्तिकरण है वो सही होगा। नया नियुक्तिकरण जो हमने अभी किया हुआ है उससे हमें उद्देश्य की प्राप्ति होगी। उपक्रम को निरंतर जीवित रखने के लिए, ये भी लाइन आप समझ गए होंगे, यानी कि जो उपक्रम चल रहा है उसको जीवित रखने के लिए। ऐसा नहीं हो कि नियुक्तिकरण नहीं हो रहा, पुराने व्यक्ति भरे हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो उपक्रम बेकार चला जाएगा। इसलिए उपक्रम को जीवित रखने के लिए भी नियुक्तिकरण की आवश्यकता होती है। वर्तमान कर्मचारियों का विश्लेषण किस में किया जाना चाहिए, तो कार्यबल विश्लेषण के रूप में। किस में किया जाना चाहिए दोस्तों, कार्यबल कार्यबल विश्लेषण के रूप में। ये भी याद रखिएगा, कार्यबल विश्लेषण के रूप में। नियुक्तिकरण प्रक्रिया के सोपान क्या है, सोपान का मतलब और क्या क्या होता है दोस्तों, एक तरीके से चरण भी बोलते हैं। सोपान क्या क्या होने चाहिए दोस्तों, चयन, चयन उसका सोपान है। सोपान और भी हैं, अभी आगे आएंगे, लेकिन मुख्यतः अगर चयन की हम बात करें, मुख्यतः अगर देखा जाए तो जो मुख्य चरण है या मुख्य सोपान है तो वो चयन ही है। अनुस्थापन क्या होता है, तो कर्मचारियों के द्वारा कार्य संभालना। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आता है प्रश्न, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। और इसी में हमने 2 बार इस प्रश्न को घुमा के भी रखा हुआ है, अभी आएगा, आप लोग आगे देखिएगा।
अनुस्थापन का मतलब होता है कर्मचारियों के द्वारा कार्यभार संभालना। भर्ती के आंतरिक स्रोतों में क्या सम्मिलित होता है? तो सीमित चयन। भर्ती के आंतरिक स्रोतों में क्या सम्मिलित होता है? तो सीमित चयन। आंतरिक स्रोतों में और भी चीजें सम्मिलित होती हैं, पर यहाँ सीमित चयन है, अभी आगे आएंगी। सीमित चयन क्यों है इसको समझिए। देखिए, जब भर्ती होती है तो ऐसा थोड़ी ना है कि असीमित चयन, जिसको नहीं देखा उसको ले लिया, भैया तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, देने चले हुए हैं। ऐसा नहीं हो पाता। एक तो हर व्यक्ति कार्य नहीं कर पाता, उस कार्य के योग्य व्यक्ति को चाहिए हमको, है ना। और मान लो कार्य के योग्य भी व्यक्ति है और किसी कारणवश जगह खाली नहीं है, तो फिर कैसे हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पर शब्द उन्होंने सीमित चयन रखा है। जैसे कि आज की डेट में सब पटवारी की तैयारी कर रहे हैं। अब पटवारी की कर रहे हैं और पटवारी बनने योग्य भी हैं बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि वो योग्य नहीं है, वो योग्य भी हैं। लेकिन भाई जब पद ही खाली नहीं होंगे तो कैसे हो जाएगा काम। इसीलिए उसको उन्होंने नाम क्या दिया है? सीमित चयन। मान लीजिए अभी कितने फॉर्म आए हैं, आप लोगों ने देखा होगा, लगभग 15 लाख के आसपास में फॉर्म आए हुए हैं। और जो भर्तियां कितनी हैं ग्रुप 4 की पटवारी की, लगभग में 6,000, मान लीजिए 6,000 कुछ हैं, तो मान लो 7,000 के आसपास है। अब बताइए एक पे कितना व्यक्ति है? एक पे लगभग में 200 के आसपास आदमी है एक पद पे। तो अब सभी को थोड़ी ना भर्ती कर लिया जाएगा, है ना। तो इसीलिए उसको सीमित चयन कहा गया है। अभी इस पर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि कितने फॉर्म आए हुए हैं, कैसी क्या तैयारी करना है, कैसी क्या रणनीति बनाना है। देखिएगा आप लोग, है ना, वहाँ से आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। भर्ती का बाहरी स्रोत क्या है? तो अतिरिक्त कर्मचारियों का समायोजन। भर्ती का बाहरी स्रोत क्या है? तो अतिरिक्त कर्मचारियों का समायोजन। भर्ती के बाहरी स्रोत कौन कौन से हैं? उदाहरण बताइए। तो अग्निवीर, आप देखिएगा शिविरों में भर्ती होती है, जो अग्निवीर अभी चल रही है ना, वो भी है बाहरी स्रोत। और रोजगार कार्यालय के द्वारा जो भर्तियां की जाती हैं। अभी इसके और भी उदाहरण आगे आएंगे, एक और प्रश्न है वहां पर और भी उदाहरण है। तो 3 तो इनको देख लीजिएगा, 3 वो भी आ जाएंगे, उनको देख लीजिएगा। और उनसे रिलेटेड जितने भी आपके दिमाग में आ रहे हैं उनको लिख लीजिएगा, है ना। कार्यस्थल पर प्रयोग की जाने वाली शिक्षण विधि क्या है? तो क्या है शिक्षण विधि? ऑन द जॉब विधि। क्या है दोस्तों? ऑन द जॉब विधि। ठीक। कार्यस्थल के बाहर प्रशिक्षण की पद्धतियां कौन सी हैं? प्रशिक्षण की पद्धतियां कौन सी हैं? तो फिल्म प्रदर्शन के द्वारा, केस स्टडी के द्वारा और कला में व्याख्यान के द्वारा। इसके भी अभी उदाहरण आगे और आएंगे। फिल्म प्रदर्शन के द्वारा पहला हो गया, दूसरा हो गया केस स्टडी के द्वारा और कला में व्याख्यान के द्वारा। ठीक है। हिंदी के लिए ये शब्द याद रखना दोस्तों, शुद्ध शब्द के लिए आता है, ठीक है, शुद्ध में और अशुद्ध में ये शब्द आता है। इसको इसी तरीके से देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। कार्य पर प्रशिक्षण की दशा में प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया जाता है? तो पर्यवेक्षक के द्वारा। किसके द्वारा? पर्यवेक्षक के द्वारा। कार्य में प्रशिक्षण की दशा में प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया जाता है? तो पर्यवेक्षक के द्वारा। ऑफ द जॉब विधियों में, ऑफ द जॉब विधि से ही बहुत प्रश्न आते हैं दोस्तों। ऑफ द जॉब विधि, है ना, ऑफ द जॉब विधियों में क्या सम्मिलित होता है? तो इसमें क्या होगा? कंप्यूटर प्रतिमान होगा, विशिष्ट सम्मेलन होगा और प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण होगा। विशिष्ट सम्मेलन होगा और प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण होगा ऑफ द जॉब विधियों में। वह प्रक्रिया जिसमें कार्य हेतु व्यक्तियों की पहचान करना, परीक्षण करना, स्थापना करना, मूल्यांकन करना तथा विकास करना सम्मिलित है, क्या कहलाता है? नियुक्तिकरण। क्या कहलाता है दोस्तों? नियुक्तिकरण या नियुक्तिकरण की प्रक्रिया। एक बार इसको और देखें क्योंकि ये महत्वपूर्ण स्लाइड है। कार्यस्थल पर प्रयोग की जाने वाली शिक्षण विधि क्या है? ऑन द जॉब विधि। कार्यस्थल के बाहर प्रशिक्षण की पद्धतियां कौन सी हैं? तो फिल्म प्रदर्शन के द्वारा, केस स्टडी के द्वारा, कला में व्याख्यान के द्वारा। कार्य पर प्रशिक्षण की दशा में प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया जाता है? तो पर्यवेक्षकों के द्वारा। ऑफ द जॉब विधि में क्या सम्मिलित होता है? कंप्यूटर प्रतिमान, विशिष्ट सम्मेलन और प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण। वह प्रक्रिया जिसमें कार्य हेतु व्यक्तियों की पहचान करना, परीक्षण करना, स्थापना करना, मूल्यांकन करना, चीजों को समझिए, जिसमें व्यक्तियों की पहचान करना, प्रशिक्षण करना, स्थापना करना तथा विकास करना सम्मिलित है, क्या कहलाता है? नियुक्तिकरण की प्रक्रिया। एक तरीके से नियुक्तिकरण की दोस्तों ये परिभाषा भी है। चलिए आगे चलते हैं। नियुक्तिकरण को और क्या क्या कहते हैं? तो अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि प्रबंध की एक प्रक्रिया है। अपन प्रबंधी पढ़ रहे हैं ना, तो प्रबंध की ये एक प्रक्रिया है, सबसे महत्वपूर्ण बात, है ना। कार्य निष्पादन मूल्यांकन का उद्देश्य क्या क्या है? यह निर्धारित करना कि कर्मचारी चयनित पद पर कार्य कर रहा है या नहीं और वह कार्य करने में कितना सफल है और अधिकारी कर्मचारी कितने खुश हैं। तीनों बातें हैं महत्वपूर्ण।
कार्य निष्पादन मूल्यांकन का उद्देश्य क्या क्या है? तो यह निर्धारित करना कि कर्मचारी चयनित पद पर कार्य कर रहा है, ये तो एक बात हो गई, या नहीं, पहली बात। और वह कार्य करने में कितना सफल है, ये भी तो जरूरी है। और अधिकारी कर्मचारी कितने खुश हैं, तीनों बातें महत्वपूर्ण हैं। ठीक। भर्ती का मुख्य कार्य क्या है? तो भर्ती का जो मुख्य कार्य है वो है उपयुक्त स्रोतों को चुनना, वैधता निर्धारण करना और श्रम पूर्ति के विभिन्न स्रोत को पहचानना। तीनों चीजें याद रख लीजिए। उपयुक्त स्रोतों को चुनना, वैधता निर्धारण करना और श्रम पूर्ति के विभिन्न स्रोत को पहचानना। प्रशिक्षण तथा विकास किसके लिए आवश्यक है? तो संगठन और कर्मचारियों के लिए। किसके लिए? संगठन और कर्मचारियों के लिए। नियुक्तिकरण का कार्य क्या नहीं होता? नियोजन। नियोजन अलग है दोस्तों, अपन ने नियोजन सबसे शुरुआत में पढ़ा था। ये स्लाइड भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो इसको एक बार फिर से आप समझ लें, है ना। चलिए इसको देखते हैं। नियुक्तिकरण को और क्या क्या कहते हैं? तो प्रबंध की एक प्रक्रिया है, प्रबंध की एक क्या है? प्रक्रिया है। कार्य निष्पादन मूल्यांकन का उद्देश्य क्या क्या है? तो यह निर्धारित करना कि कर्मचारी चयनित पद पर कार्य कर रहा है या नहीं, और वह कार्य करने में कितना सफल है, और अधिकारी कर्मचारी कितने खुश हैं। भर्ती का मुख्य कार्य क्या है? भर्ती का देखा जाए तो मुख्य कार्य क्या है? उपयुक्त स्रोतों से उपयुक्त स्रोतों से को चुनना, वैधता निर्धारण करना और श्रम पूर्ति के विभिन्न स्रोत को पहचानना। प्रशिक्षण तथा विकास किसके लिए आवश्यक है? संगठन और कर्मचारियों के लिए। नियुक्तिकरण का कार्य क्या नहीं होता? तो नियोजन। ठीक, नियोजन, क्योंकि उसका एक तत्व है प्रबंधन का, वो अलग है, अपन ने देखा है। नहीं आ रहा नियोजन, तो आप लोग नियोजन की जो क्लास है वो क्लास 22 नंबर की क्लास देखेंगे, तो वो नियोजन पर ही है। नियुक्तिकरण के कार्य क्या क्या होते हैं? तो भर्ती, चयन, प्रशिक्षण। क्या क्या होते हैं दोस्तों? भर्ती, चयन और प्रशिक्षण, नियुक्तिकरण के ये कार्य होते हैं। नियुक्तिकरण कार्य अधीनस्थ प्रबंधकों की भर्ती, चयन, विकास, प्रशिक्षण एवं क्षतिपूर्ति से संबंधित है। यह कथन किसका है? थियो हेमन का। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थियो हेमन, थियो हेमन, थियो हेमन। नियुक्तिकरण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? सतत कार्य, वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं की पूर्ति। याद रखिएगा, सतत कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वर्तमान और भावी आवश्यकताओं की पूर्ति, सभी प्रबंध स्तरों पर आवश्यकता, ये सब नियुक्तिकरण की विशेषताएं होती हैं। नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन क्या कहलाता है? तो विनियोजन। क्या कहलाता है दोस्तों? विनियोजन। कर्मचारियों का प्रशिक्षण क्या होता है? आवश्यक होता है। याद रखिएगा, कर्मचारियों का प्रशिक्षण क्यों होता है? ये है, नहीं, और कर्मचारियों का प्रशिक्षण क्या होता है? तो आवश्यक होता है ना। अब ये क्या होता है, अब समझिएगा। प्रश्न ऐसे आएगा, कर्मचारियों का प्रशिक्षण होता है, तो प्रश्न कैसे आएगा? आवश्यक, अनावश्यक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। तो चूंकि ये वन प्रश्न वन लाइन उत्तर वाले हैं, तो इसीलिए कर्मचारियों का प्रशिक्षण क्या होता है? तो आवश्यक होता है। बिना प्रशिक्षण के तो भाई काम ही नहीं हो सकता ना, है ना। चलिए, क्या कार्य पर विकास और अल्पकालीन पाठ्यक्रम विकास की विधियां हैं? नहीं है। कार्य पर विकास और अल्पकालीन पाठ्यक्रम ये विकास की विधियां नहीं है। ठीक। प्रशिक्षण एक किस प्रकार की विधि है? सतत विधि है। अभी अपन ने पढ़ा दोस्तों, भूलिएगा नहीं, अभी अपन ने पढ़ा कि प्रशिक्षक एक किस प्रकार की विधि है? तो सतत विधि है। मानव संसाधन प्रबंधन में क्या भर्ती, प्रशिक्षण, चयन सम्मिलित है? हाँ है। इसी के द्वारा तो होता है नियुक्तिकरण। भर्ती होगा, प्रशिक्षण होगा, चयन होगा। पहले भैया चयन हो गया, फिर भर्ती हो गई, है ना, फिर उसके बाद में प्रशिक्षण हो गया, यानी ट्रेनिंग। ठीक। किसी कर्मचारी को एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य पर लगाना क्या कहलाता है? हस्तांतरण। हस्तांतरण। दोस्तों आपको देखने में ये प्रश्न बहुत सरल लग रहा है, और ये रियल में बहुत प्रश्न सरल है। इसकी सरलता ही इसका गलत होने का कारण है, क्योंकि ये इतना सरल है कि अपन ने हस्तांतरण हो गया, अब वहां पर वो ऐसे ही शब्द हिंदी के दे देंगे कि जहां पर लड़के लोग गलत कर देंगे। तो मैं बार बार कहता हूं कि जिसका जो आंसर है वो आंसर है भाई, उससे तनिक भी, इंच भी आपको यहां नहीं जाना और यहां नहीं जाना। इस बात को याद रखिए, हस्तांतरण है तो है।
नियुक्तिकरण क्या होता है? व्यक्तियों को कार्य पर लगाना, व्यक्तियों को कार्य पर लगाना। एक और बता दूं, प्रबंध जो सब्जेक्ट है ना, इसकी अपनी एक टर्म है, एक कंडीशन है, इसके अपने शब्द हैं। उन्हीं शब्दों के आसपास ही पूरा सब्जेक्ट घूमता है। जैसे हस्तांतरण हो गया, ये इसमें ज़रूरत है, प्रबंधन में ज़रूरत है, तो इसकी जगह अगर कोई और दूसरे शब्द आएंगे तो वो उसके आंसर नहीं होंगे। अगर हस्तांतरण नहीं है तब कोई दूसरा आ जाए तो एक अलग बात है, लेकिन हस्तांतरण है तो वही उसका आंसर है, और ये आपके दिमाग को मालूम होना चाहिए कि हस्तांतरण मैंने पढ़ रखा है। ठीक। नियुक्तिकरण क्या है? व्यक्तियों को कार्य पर लगाना। नियुक्तिकरण का संबंध किससे होता है? तो मनुष्य से। किससे होता है? मनुष्य से। भाई नियुक्तिकरण का संबंध क्या मशीनों वशीनों से होता है क्या है, या किसी पेड़ से होता है, या किसी गाय कुत्ता बिल्ली से होता है? भाई मनुष्य से ही तो होता है, मनुष्य का ही तो आप नियुक्तिकरण करेंगे, उन्हीं की तो नियुक्ति होगी। चलिए, नियुक्तिकरण का तत्व नहीं होता प्रबंध। अब समझिए, प्रबंध का तत्व हो सकता है नियुक्तिकरण, मतलब होता ही है, लेकिन नियुक्तिकरण का प्रबंध तत्व थोड़ी ना। प्रबंध तो सबसे ऊपर है भाई, इस प्रबंध के लिए हम करते हैं ये नियुक्ति व्युक्तिकरण। ठीक, समझ जाइएगा। बाहरी स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो विज्ञापन होगा, भर्ती होगा, प्रकाशन होगा। ठीक है, बाहरी स्रोत कौन कौन से होते हैं? विज्ञापन, भर्ती और प्रकाशन बाहरी स्रोत। किसके? नियुक्तिकरण के बाहरी स्रोत। ठीक है। सेवा वृद्धि क्या बाहरी स्रोत है? नहीं। सेवा वृद्धि क्या बाहरी स्रोत है? नहीं है। ठीक है। जब संस्था के अंदर कार्यरत, अब ये देखिए बाहरी स्रोत कौन कौन से होते हैं, तो जब ये प्रश्न आएगा तो ऐसा जरूरी नहीं कि उन्होंने वहां पे लिख दिया हो कि भर्ती के लिए बाहरी स्रोत कौन कौन से होंगे। समझ रहे हो ना? भर्ती के लिए तो इसीलिए वहां पर याद रखिएगा कि प्रबंधन सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, प्रबंधन का मैं एग्जाम दे रहा हूँ, तो प्रबंधन से संबंधित आ रहा है, तो ये प्रश्न कहाँ पर होगा, इसलिए कभी कभार ऐसे आ जाते हैं प्रश्न। ठीक है। जब संस्था के अंदर कार्यरत कर्मचारियों में से विभिन्न पदों पर भर्ती की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो आंतरिक स्रोत भर्ती से। आंतरिक स्रोत से भर्ती, जब संस्था के अंदर कार्यरत कर्मचारियों में से ही विभिन्न पदों पर भर्ती की जाती है, आंतरिक स्रोत भर्ती। चलिए आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आप पुलिस डिपार्टमेंट को ले लें। ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट में लिए बहुत सारे, पुलिस में अगर देखा जाए तो डायरेक्ट ऐसी भर्ती नहीं होती कि आपको एसटीएफ में भर्ती कर लिया जाए, एसओजी टीम में भर्ती कर लिया जाए। दोनों ही अगर देखे जाएँ तो एक उत्तर प्रदेश का स्पेशल है, मतलब है तो अब ये पूरे भारत में, पर ये बनी उत्तर प्रदेश में थी एसटीएफ। एसओजी को देखा जाए तो ये जिले लेवल पे काम करती है ना। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स, ये दोनों है। जैसे मान लीजिए, तो इसमें आते कौन है भाई? इसमें आते तो पुलिस के ही व्यक्ति हैं ना, तो इन्हीं से चयन किया जाता है। जब देखा जाता है कि भाई ये बंदा योग्य है, बढ़िया, इसको ट्रेनिंग दी गई है, ट्रेनिंग का इसने पूरा का पूरा अच्छे से इस्तेमाल किया हुआ है, दौड़ लेता है, हथियार चला लेता है, डरता नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को एसटीएफ एसओजी में भर्ती कर लिया जाएगा। समझ गए? तो ये ही होता है आंतरिक स्रोत भर्ती, है ना, जब अंदर के कर्मचारियों से किया जाए। आप ऐसा ही किसी भी संगठन में उठा लीजिए, किसी भी प्रबंधन में उठा लीजिए। ठीक। मानव संसाधन प्रबंध का क्षेत्र क्या है? तो नियुक्तिकरण है, मूल्यांकन, कर्मचारी और अनुसंधान। क्या क्या है मानव संसाधन प्रबंधन का क्षेत्र? नियुक्तिकरण, मूल्यांकन, कर्मचारी और अनुसंधान। भर्ती के स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? एक आंतरिक स्रोत होगा और एक बाहरी स्रोत होगा। ठीक। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कर्मचारियों में किसी विशेष कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न करने हेतु उनके ज्ञान व निपुणता में वृद्धि का प्रयास किया जाता है। तो प्रशिक्षण। क्या है? प्रशिक्षण उस प्रक्रिया का नाम है। प्रशिक्षण की, फिर से पढ़ लें, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कर्मचारियों में किसी विशेष कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु उनके ज्ञान व निपुणता में वृद्धि का प्रयास किया जाता है। प्रशिक्षण मतलब क्या होता है भाई? इंग्लिश में ट्रेनिंग है ना, ट्रेनिंग, याद रखिएगा। प्रशिक्षण की विधियां क्या क्या हैं? कार्य बदली, प्रशिक्षण, कार्य पर प्रशिक्षण और प्रशिक्षण। ठीक है, ये प्रशिक्षण की विधियां हैं। कार्य बदली, कार्य की बदली कर दी, यहाँ वहां दे दिया। प्रशिक्षण, कार्य पर प्रशिक्षण, प्रशिक्षण कैसे दिया जाता है, इस पर भी कार्य, और खाली प्रशिक्षण तो है ही। विकास के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? तो योग्यता में वृद्धि, श्रेष्ठ निष्पादन, पदोन्नति के अवसर। क्या क्या होते हैं? योग्यता में वृद्धि होंगी और श्रेष्ठ निष्पादन, पदोन्नति के अवसर। कर्मचारियों का चयन क्या होता है? निम्न श्रेणी के कर्मचारियों का, कौन कौन का होगा? देखिए, निम्न श्रेणी के कर्मचारियों का, मध्य श्रेणी के कर्मचारियों का, और ये श्रेणी है दोस्तों, है ना, और उच्च श्रेणी के कर्मचारियों और अधिकारियों का, उच्च श्रेणी के अधिकारियों का, अधिकारियों का।
इस प्रश्न पे देखिएगा ये कैसे देंगे। निम्न श्रेणी के कर्मचारी, मध्य श्रेणी के अधिकारी और उच्च श्रेणी के अधिकारी, यहाँ अधिकारी शब्द है, ये भी अधिकारी और ये भी अधिकारी, वो यहीं पर कर देगा मध्य श्रेणी के कर्मचारियों का, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए यहाँ अधिकारी अधिकारी है, याद रखिएगा। भर्ती की प्रकृति कैसी होती है, तो धनात्मक। कैसी होती है दोस्तों? धनात्मक। और चयन की प्रकृति कैसी होती है, तो ऋणात्मक। भर्ती की कैसी होती है? धनात्मक। और चयन की कैसी होती है, तो ऋणात्मक। भर्ती भावी कर्मचारियों की खोज करने तथा उन्हें रिक्त कार्यों के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरणा देना तथा प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया होती है। परिभाषा किसने दी दोस्तों? तो यह परिभाषा दी है फिलिप्पो ने। किसने दी है? फिलिप्पो ने। है। भर्ती के बाहरी स्रोत क्या क्या हैं? विज्ञापन है, रोजगार कार्यालय है और वर्तमान कर्मचारियों का निमंत्रण है। क्या क्या है? विज्ञापन है, देखिए एक तो विज्ञापन हो गया, रोजगार कार्यालय हो गया, है ना, और वर्तमान कर्मचारियों का निमंत्रण, यानी कि ये निमंत्रण शब्द सही है, इसका मतलब है कि वो करेंगे ना, उसके लिए भर्ती के जो बाहरी स्रोत होंगे। ठीक है। साक्षात्कार का क्या उद्देश्य होता है? प्रार्थी की उपयोगिता। ठीक है। पद संस्था के बारे में पूर्ण जानकारी देना और प्रार्थी की संतुष्टि, ये साक्षात्कार का उद्देश्य है। जो प्रार्थी है उसकी उपयोगिता देख ली, भैया क्या उपयोग है इसका। पद संस्था के बारे में पूर्ण जानकारी दे देते हैं उसके लिए, और प्रार्थी की संतुष्टि, भाई बंदा भी तो संतुष्ट हो जाए, जिसका इंटरव्यू हो रहा है वो भी तो संतुष्ट हो जाए, है ना। ठीक, चलिए। सर्वोत्तम विकल्प का चयन किस पर आधारित होता है? तो विश्लेषण का मूल्यांकन पर। किस पर होता है दोस्तों? विश्लेषण का मूल्यांकन पर। ठीक। प्रशिक्षण में किस पर बल दिया जाएगा? तो सर्वांगीण ज्ञान पर। सर्वांगीण ज्ञान। प्रशिक्षण इसीलिए तो होता है कि भैया जिससे संबंधित प्रशिक्षण है उसका सर्वांगीण ज्ञान दे दिया जाए, वही तो प्रशिक्षण है। तो सर्वांगीण ज्ञान पर। कार्य पर प्रशिक्षण क्या होता है? तो इसी को बोलते हैं शिक्षार्थी प्रशिक्षण। शिक्षार्थी प्रशिक्षण। नियुक्तिकरण का संबंध किससे है? मानवीय घटक से है। नियुक्तिकरण का संबंध किससे है? मानवीय घटक से है। मौद्रिक अभिप्रेरणा के उदाहरण लिखिए। मौद्रिक अभिप्रेरणा कौन कौन सी है? बोनस है भैया, पेंशन है, अवकाश है और वेतन है। क्या क्या है? मौद्रिक अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब है मोटिवेशन, मौद्रिक पैसे से संबंधित मोटिवेशन कौन कौन से हैं? बोनस देते हैं ना, बोनस दे दिया भैया लीजिए। पेंशन तो दे ही देंगे, पेंशन दे दिया कि भैया उसको मालूम है कि यार हम अभी काम कर रहे हैं, भविष्य में भी हमको पैसा मिलेगा तो काम अच्छे से करें। अवकाश दे दिए, यानी छुट्टी दे दी, भैया जाइए सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी ले जाइए, और वेतन तो मिल ही रहा है। तो ये सब क्या कहलाएंगे? मौद्रिक अभिप्रेरण या अभिप्रेरणा। ठीक है, चलिए। भर्ती प्रक्रिया में किसकी खोज की जाती है? भावी कर्मचारियों की। ठीक है। भर्ती प्रक्रिया में क्या? भावी, जो भविष्य में होने वाले कर्मचारी होंगे उनकी खोज की जाती है, यही भावी कर्मचारियों की। नियुक्तिकरण किसका एक अंग है? तो विपणन प्रबंधन का। नियुक्तिकरण किसका एक अंग है दोस्तों? विपणन प्रबंध का। चलिए। नियुक्तिकरण हमेशा उचित होता है छोटे संगठनों के लिए, याद रखिएगा। ये फिर मैं दूसरी बार बता रहा हूँ आपके लिए, ये इसी तरीके से आता है, छोटे संगठन बड़े संगठन के लिए, ए बी दोनों, तो आपको छोटे संगठन के लिए ही लगाना है। नियुक्तिकरण आवश्यक होता है जीवन स्तर में सुधार हेतु, उद्देश्य की प्राप्ति हेतु और उपक्रम को जीवित रखने हेतु। ये दूसरी बार भी आ गया प्रश्न, है ना। तो इसमें एक या दो जो हैं अपने विकल्प वो अलग हो चुके हैं, बाकी वैसा ही है। ठीक है। नियुक्तिकरण आवश्यक होता है जीवन स्तर में सुधार हेतु, उद्देश्य की प्राप्ति हेतु और उपक्रम को जीवित रखने हेतु। ठीक। नियुक्तिकरण एक जटिल प्रक्रिया है? नहीं। ठीक है, चलिए। नियुक्तिकरण प्रक्रिया का मुख्य सोपान क्या है? तो चयन। अनुस्थापन क्या है? कर्मचारियों के द्वारा कार्यभार को संभालना। ठीक, चलिए। भर्ती के आंतरिक स्रोत से होने वाली हानि मुख्यतः कौन सी होती है? प्रतिस्पर्धा का अभाव। अब इसको समझिएगा। भर्ती के आंतरिक स्रोत से होने वाली हानि मुख्यतः कौन सी होती है? तो प्रतिस्पर्धा का अभाव, क्योंकि आंतरिक स्रोत, बाहरी नहीं। बाहरी वाले में तो प्रतिस्पर्धाएं अच्छे से दिख जाती हैं बाहरी वाले में, लेकिन आंतरिक स्रोत में प्रतिस्पर्धा नहीं दिखती, क्योंकि अपने उससे वो लोग उसको वो कर देते हैं ऊपर। तो जब प्रतिस्पर्धा नहीं होती तो सही व्यक्ति भी नहीं मिल पाता, तो ये मुख्यतः हानि इसमें होती है। कार्यालय के बाहर प्रशिक्षण की पद्धतियां कौन कौन सी हैं? तो कला में व्याख्यान के द्वारा, केस स्टडी के द्वारा और फिल्म प्रदर्शन के द्वारा। फिल्म प्रदर्शन के द्वारा ये जो है वो कार्यालय के बाहर प्रशिक्षण की पद्धतियां हैं।
कार्य पर प्रशिक्षण की दशा में प्रशिक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो पर्यवेक्षक के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? पर्यवेक्षक के द्वारा। ऑफ द जॉब विधि में क्या सम्मिलित है? तो प्रयोगशाला प्रशिक्षण, कंप्यूटर प्रशिक्षण और विशिष्ट सम्मेलन। ऑफ द जॉब विधियों में क्या सम्मिलित है? प्रयोगशाला प्रशिक्षण, कंप्यूटर प्रशिक्षण और विशिष्ट सम्मेलन। मानव संसाधन प्रबंधन प्रबंध में लोगों के आयाम से संबंधित होता है। यह परिभाषा किसने दी? तो स्टीफन पीरो बिन्स ने। किसने दी? स्टीफन पीरो बिन्स ने। ठीक है। मानव संसाधन प्रबंधन में प्रबंध में लोगों के आयाम से संबंधित होता है। यह परिभाषा दी है स्टीफन पीरो बिन्स ने। नियुक्तिकरण प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा है? तो मानव शक्ति आवश्यकता प्रक्रिया का आकलन करना। यही है मानव शक्ति की आवश्यकताओं प्रक्रियाओं का आकलन करना। प्रक्रिया का, ये प्रक्रिया का है दोस्तों, ये प्रक्रिया का अलग है, याद रखिएगा। प्रक्रिया का आकलन करना। स्थानांतरण भर्ती के कौन कौन से स्रोत हैं? तो आंतरिक स्रोत है। स्थानांतरण भर्ती किसके द्वारा होती है? तो आंतरिक स्रोत। आंतरिक स्रोत के द्वारा होती है ना। मान लीजिए ये कोई संस्था है, यहाँ पर ये सब कर्मचारी काम करते हैं। अब इसका स्थानांतरण यहाँ पे कर दिया और इसका स्थानांतरण यहाँ कर दिया, तो ये क्या हुए? ये आंतरिक स्रोत तो हुए, बाहर से थोड़ी ना लेके आए हैं। तो यह क्या होता है? आंतरिक स्रोत। इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने डायग्राम बना के बता दिया दोस्तों, है ना। लिख लीजिएगा दिमाग में अपने। भर्ती नीति की आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? शीर्ष प्रबंधन द्वारा भर्ती, आवश्यकता अनुसार भर्ती और योग्य अधिकारी के द्वारा भर्ती। शीर्ष प्रबंधन द्वारा भर्ती, आवश्यकता अनुसार भर्ती और योग्य अधिकारियों के द्वारा भर्ती। ऑन द जॉब विधि प्रशिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं? तो शिक्षण है, अभिविन्यास है और कार्य बदली प्रशिक्षण। क्या क्या है दोस्तों? शिक्षण है, अभिविन्यास प्रशिक्षण है और कार्य बदली प्रशिक्षण है। चलिए दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है वो यहाँ पर समाप्त होती है। अगली बार मिलेंगे महत्वपूर्ण क्लास के साथ में। ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करना है तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम में ही आपको इसकी पीडीएफ जो है वो प्राप्त होगी। ठीक। क्लास चालू होने से पहले हम लोग पीडीएफ डाल देते हैं और क्लास खत्म हो जाने के बाद भी उसमें पीडीएफ सेंड कर दी जाती है। और हाँ दोस्तों, हिंदी की जो क्लास है वो शाम को 6 बजे रोज चालू हो जाती है, जिसमें से अगर देखा जाए तो शुरुआत अपन ने उसमें पर्यायवाचियों से की थी, तो उसमें पर्यायवाची जो है वो हो चुके हैं। फिर अपन विलोम शब्दों पर आए, है ना। फिर तत्सम तद्भव पे आए और फिर हम उसमें अनेकार्थी शब्दों में आए। इन क्लासों को आप लोग देख लीजिएगा। आज उसकी एक नई क्लास आएगी, उसको भी आप लोग देखिएगा, है ना। ये जो हिंदी यहाँ पर है, ये बिल्कुल आप समझ लीजिए व्यापम का, चाहे आप कोई भी परीक्षा देंगे, कोई भी कैसी भी परीक्षा हो, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।